हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। और पिछला जो टॉपिक था उसकी कुछ धुंधली धुंधली यादें तो याद होगी सही, धुंधली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। ऑस्मोसिस और बात करें कि अपन वाटर प्लांट वाटर रिलेशंस की वहाँ पे कुछ बात कर ली थी, समझ नहीं आता क्या चीज़ें कैसे होगी। और बेटा उसी दौरान अब हमें आगे बढ़ना है, बात करनी कुछ सॉल्यूशंस की, जिन सॉल्यूशंस को अपन डील करेंगे और समझेंगे कि भैया उस ऑस्मोसिस के बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखनी है वो हम डील करने वाले इस टॉपिक के अंदर। इसका नाम है बेटा प्लाज्मोलाइसिस एंड इम्बाइबिशन। अगर मैं बात करूं कि एक प्लाज्मोलाइसिस फिनोमेना जो होता है वो क्या होता है, द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल्स विच विद रिगार्ड टू द मूवमेंट ऑफ डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है किसी भी वाटर का या किसी भी सॉल्यूशन का, वो उसके आसपास की एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि प्लांट के अंदर अगर कोई वाटर मूव हो रहा है तो बाहर क्या स्थिति चल रही है, उसकी अंदर क्या स्थिति चल रही है, वो सब हमें देखने को मिलती है किसके थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू। इसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं बच्चे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे है, द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। अगर मैं आइसोटोनिक की बात करता हूँ तो यहाँ पे 5% सॉल्यूट आपको देखने को मिल रहा है, जो येलो येलो मॉलिक्यूल से 5% सॉल्यूट है, जो ब्लू मॉलिक्यूल से 95% सॉल्वेंट है, वाटर यहाँ पे कहा हुआ है। तो जब ये दोनों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड बेटा कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक यहाँ पे वे है। आप देख सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशंस आइसोटोनिक है। जितनी कॉन्सेंट्रेशन में बात करूँ, जितनी कॉन्सेंट्रेशन बात करूँ, 5% सॉल्यूट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी, सॉल्यूट की 95% यहाँ पे वाटर है, 5% यहाँ पे सॉल्यूट, 95% यहाँ पे वाटर है। तो सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक है, कोई मूवमेंट नहीं होगा आपस में दोनों कंटेनर्स के अंदर, इक्विलिब्रियम यहाँ पे चल रहा है, जितना H2 आ रहा है उतना H2 यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इक्वल है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, बैलेंस कंडीशन में है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या स्थिति होने वाली है। इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो मोर डाइल्यूट है। मोर डाइल्यूट मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है बेटा, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ उल्टा हो रहा है। अंदर की तरफ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट कम है। तो बाहर ज़्यादा है सॉल्वेंट, तो अंदर की रिक्वायरमेंट भाई कम से ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। वो यहाँ पे देख सकते हो आप कि अंदर की तरफ H2O कम है, बाहर की तरफ H2O ज़्यादा है, तो बाहर जो ज़्यादा है ज़्यादा से कम की तरफ चला जाएगा, और जैसे ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो बेटा क्या करेगा, स्वेल कर देगा सेल को, क्या कर देगा, स्वेलिंग कर देगा। बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएगा तो फुला देगा। मैं बात करूँ हाइपोटोनिक सोल्यूशन की, तो एक्सटर्नल सोल्यूशन, अगर मैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करता हूँ, मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करता हूं तो यहाँ पे एक्सटर्नल सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा बेटा, इस सॉल्यूशन के अंदर जो है ना, इस बाहर के सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, अंदर तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेटा, कम हो ज़्यादा होगी किसकी, सॉल्वेंट की, और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी कम, और अंदर बाहर जो है सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी ज़्यादा और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी कम। सॉल्यूट तो मूव करने से रहा, तो मूव कौन करेगा बेटा, सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, तो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, अंदर से बाहर की तरफ जो है यहाँ पे मूव करेगा। और जब बाहर की तरफ मूव करेगा तो बेटा क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या स्थिति आ रही है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट की बाहर क्या है बेटा, ये सॉरी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर क्या है, ज़्यादा है, और सॉल्वेंट की क्या है, कम है। तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, जो है कम है। और अंदर क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है। तो ऑब्वियसली बात है जो वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ यहाँ पे मूव करेगा। ये सेम यहाँ पे दिखा रहा है कि H2 बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, तो H2 अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, और इस वजह से सेल कैसा हो जाएगा बेटा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, सूख जाएगा, बिल्कुल वाटर लॉस हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा बेटा, सूख जाएगा।
आप देख सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे, इसी बेस पे 3 सॉल्यूशन बनाए गए हैं ऑस्मोसिस के अंदर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं देख सकते हैं कि यहाँ पे H2O है और यहाँ पे H2O जो है बाहर क्या है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बाहर तो क्या है H2O ज़्यादा है, अंदर की तरफ H2O कम है, तो बेटा क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा। मतलब अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ वाटर मूव करेगा तो अंदर के सेल को क्या कर देगा, फुला देगा। नॉर्मल आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अपन बात करें बेटा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन बराबर है अंदर की कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्वेंट के, तो नॉर्मल आदान प्रदान होता रहेगा और सेल नॉर्मल साइज में बना रहेगा। अगर मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर की तरफ से कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी, बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूट की, और अंदर की तरफ सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। अंदर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट मूव करेगा, H2O बाहर मूव करेगा, H2O बाहर मूव करेगा, तो सेल कैसे होगा, सूख जाएगा। पानी लॉस करने के बाद तो सूखा हो ही जाएगा बेटा। सेल स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड श्रिंक इन हाइपोटोनिक। आप देख सकते हैं कि अंदर से बाहर मूव करेगा तो स्वेल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा, और बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे कि प्लाज्मोलाइसिस जो अकर होता है वो क्यों अकर होता है। प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, जब वाटर आउट ऑफ द सेल मूव करता है, ठीक है। एंड प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट सेल वॉल। प्लांट सेल श्रिंक हो जाएगा, अपनी सेल वॉल से दूर चला जाएगा। ये वाटर जो है अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, सेल प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ऑनियन का प्लाज्मोलाइसिस दिखा रखा है आपको। आप देख सकते हैं कि पिंक पिंक में जो आपको दिख रहा है बेटा, ये पिंक पिंक में जो था ना, ये पिंक पिंक में जो था वो कैसा था बेटा, प्रोटोप्लाज्म था। और जब श्रिंक हो गया तो बेटा कैसा हुआ, ये बिल्कुल पिंक सिक्विड के बीच में आ गया, प्लाज्मोलाइसिस हो गया। दिस अकर्स व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन दैट इज हाइपरटोनिक। सेल एक सॉल्यूशन में जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया जाए तो कैसा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है किसकी, वाटर की, तो ऑब्वियसली बात है वाटर सेल के अंदर से निकल के कहाँ चला जाएगा बेटा, बाहर चला जाएगा। जब बाहर चला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है सेल वाटर लूज कर देगा, तो प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन के अंदर वो आ जाएगा। When water moves out, it is lost first from the cytoplasm to outside। मतलब जब वाटर लॉस होता है ना, जब प्लाज्मोलाइसिस हो रहा होता है तो 2 स्टेप में होता है। पहला तो साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगा वाटर, पहले तो वैक्यूल से नहीं जाएगा, ये वैक्यूल है साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म से पहले बाहर जाएगा वाटर, और जब साइटोप्लाज्म में खत्म हो जाएगा वाटर तो वापस वैक्यूल से निकलेगा। अब वो किससे निकलेगा, वैक्यूल से। देन वाटर मूव्स आउट फ्रॉम वैक्यूल टू द, फिर वैक्यूल से वाटर साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म वापस कहाँ जाएगा, मतलब A to B आएगा, फिर ये कंडीशन हो जाएगी वैक्यूल से निकल के साइटोप्लाज्म में निकल के वापस बाहर। देन वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द वैक्यूल टू द साइटोप्लाज्म। तो वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कॉजेज द प्रोटोप्लाज्म टू श्रिंक अवे फ्रॉम द वॉल्स। मतलब प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ के, इन वॉल से सिकुड़ के और अपने आप बीच में सेंटर में आ जाएगा। Initially, this phenomena is indicated by shrinkage of protoplast, leading to the separation of plasma membrane। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अपन ने किसी सेल को रखा है बेटा, और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अपन ने सेल को रखा है तो H2O अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, टर्जिड है सेल। अब अपन ने इस सेल को उठा के आइसोटोनिक, इसी सेल को उठा के आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो वहाँ पे सेल नॉर्मल हो गया वापस से। पहले फूल गया था, अब कैसा हो गया बेटा, नॉर्मल हो गया। जब नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल से उठा के अपन ने किसके अंदर रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब बाहर हाइपर है, सॉल्यूशन कैसा है, हाइपर। हाइपर मतलब बाहर क्या है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है। अंदर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट कम है जिसका मतलब वहां पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी ज्यादा, बाहर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी कम, तो बाहर अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा वाटर। इस वजह से क्या होगा, जैसे वाटर का लॉस होगा तो पूरा प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होकर बेटा बीच में आ जाएगा और सेल कैसा हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, दिस स्टेज इज कॉल्ड, मतलब ये जो इंसिपेंट प्लाज्मोलाइसिस को अपन कहते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें आगे की तो व्हेन द सेल इज लेफ्ट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब सेल को बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में काफ़ी लंबे टाइम तक अगर छोड़ दिया जाता है तो सेल कैसा हो जाता है बेटा, ऐसा हो जाता है। सेल कैसा हो जाता है, प्लाज्मोलाइज होता है, पूरी तरह से श्रिंक हो जाता है और प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से बिल्कुल अलग होकर एक जगह जो है इकट्ठा हो जाता है।
the movement of water across the cell membrane moving from an area of high water potential। ऑब्वियसली बात है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अपन ने क्या पढ़ा कि बाहर की तरफ क्या है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कम है, सॉल्वेंट की कम है, तो ऑब्वियसली बात है सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, वाटर पोटेंशियल के। जिसका मतलब बाहर का वाटर पोटेंशियल क्या है बेटा, कम है, अंदर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अंदर कम है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, बाहर अंदर से किसकी तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा वाटर, और इस वजह से अपन कह सकते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हाई वाटर पोटेंशियल टू किसकी तरफ होता है बेटा, लो वाटर पोटेंशियल। समझ में तो आ रहा है लाला, क्या गेम चल रहा है यहाँ पे, बस ये गेम याद रखना है। गेम कुछ नहीं है कि हमें देखना होता है कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी कहाँ ज़्यादा है किसकी कम है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अगर बाहर ज़्यादा है सॉल्यूशन के अंदर और अंदर कम है, जिसका मतलब अंदर सॉल्वेंट की अधिकता है और इस वजह से सॉल्वेंट बाहर की तरफ मूव कर जाएगा तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। अगर उल्टा कर दें अपन इसको कि अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या करते हैं बेटा, कम कर दें, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, और बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम कर दें, मतलब बाहर की तरफ सॉल्वेंट ज़्यादा कर दें, तो सॉल्वेंट बाहर से किसकी तरफ मूव कर जाएगा, अंदर की तरफ। कहने का आ रहा मतलब समझ में, बहुत ईजी चीज़ें हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस अपन को ध्यान रखनी चीज़ है। Thus normal living cells when kept in hypertonic solution become flaccid। जैसे नॉर्मल लिविंग सेल जो है जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं बेटा, फ्लैसिड हो जाते हैं। फ्लैसिड सेल्स में प्रेशर पोटेंशियल जो है बेटा जीरो हो जाता है, क्योंकि फ्लैसिड सेल्स के अंदर क्या होता है, वो बेटा नॉर्मल हो चुका है तो उसके अंदर प्रेशर पोटेंशियल कुछ होगा नहीं, तो वहाँ पे जो सॉलिड पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो जाता है, सॉलिड पोटेंशियल इक्वल हो जाता है यहाँ पे वाटर पोटेंशियल के इक्वल। अगर अपन बात करें प्लाज्मोलाइसिस जो है नॉर्मली होता नहीं है नेचर के अंदर, नॉर्मली प्लाज्मोलाइसिस डज नॉट अकर इन नेचर विद द एक्सेप्शन, मतलब कोई एक्सेप्शन ही आ जाए, हाईली सेलाइन जो अपन बात करें कि जो हेलोफाइट्स हैं जो सेलाइन सॉइल्स में ग्रो हो रहे हैं वहाँ पे आपको प्लाज्मोलाइसिस होता हुआ दिखाई दे सकता है बेटा। सॉल्टिंग ऑफ पिकल्स अपन बात करें, घर में अचार अपन गलाते हैं, केरी का हो, नींबू का हो, किसी का भी हो, वहाँ पे सॉल्टिंग की जाती है, सॉल्ट उसमें ऐड किया जाता है, वो इसीलिए कि भाई जिस चीज़ में पानी होता है ना बेटा वो सड़ती बहुत ज़्यादा है, जिस चीज़ के अंदर पानी होता है ना वो सड़ती जल्दी है, तो आपको वाटर को रिमूव अगर कर दोगे तो उसके जो शेल्फ लाइफ है उसकी वो बढ़ जाती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो पिकल हम गलाते हैं या फिर बात करें अपन जैसे जो फिशेज हैं उनको स्टोर करते हैं तो अपन क्या करते हैं सॉल्टिंग कर देते हैं, उसके अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं, उनके अंदर वाटर रिमूव हो जाता है। और जब वाटर रिमूव हो जाएगा बेटा तो क्या होगा, वाटर रिमूव होने से होगा कि उनकी जो बेसिकली बात करें शेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाएगी, सड़न जो है वो नहीं होगी, लंबे टाइम तक स्टोर किए जा सकेंगे। अगर मैं बात करूं कि जब किसी सेल को जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेस कर दिया जाता है तो उसके अंदर कोई नेट फ्लो नहीं होता वाटर का, मतलब बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन उतनी है जितनी अंदर है, तो आपस में कोई आदान प्रदान नेट मूवमेंट तो होगा, नेट मूवमेंट नहीं होगा। नेट मूवमेंट का तो किसी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलरली मूवमेंट नहीं हो रहा, दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे बेटा जो है समान मूवमेंट कहेंगे। इस तरह से जो है नेट मूवमेंट होता रहता है। दोनों ब्लू एरर्स आपको दिखाया जाता है। एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेंटेन कर रहा है किसका, अंदर का, इस वजह से यहाँ पे इस तरह की चीज होगी। इससे इट इज सेड टू बी इन आइसोटोनिक कंडीशन एंड एज बोथ आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, सो देयर इज नेट मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट एंड नेट मूवमेंट इज जीरो। नेट मूवमेंट कैसे होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस यूजुअली रिवर्सिबल, मतलब अपन किसी प्लाज्मोलाइट सेल को उठा के अगर अपन वापस किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अंदर रख देंगे, मतलब पहले उसको श्रिंक करा दिया और उठा के जब अपन ने हाइपोटोनिक के अंदर रखा तो वापस से डी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। मतलब वो ऑब्वियसली बात से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, इसका मतलब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है वाटर की, और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत कम है वाटर की, तो बाहर से वाटर कहाँ चला जाएगा बेटा, अंदर चला जाएगा और बेटा डी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात, बहुत इजी चीज़ें चल रही है, बहुत साधारण चीज़ें चल रही है। व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल कॉजिंग द साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अप ए प्रेशर। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा तो साइटोप्लाज्म से प्रेशर बनाएगा, पहले से थोड़ा वाटर था और अंदर आ गया तो और प्रेशर बनाना चालू करेगा, और जब और प्रेशर बनाएगा तो बेटा वो क्या करेगा, वही प्रेशर पोटेंशियल कहलाएगा, वही ट्रिगर प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। जब वाटर अंदर आ रहा है तो अंदर से भी प्रेशर पड़ रहा होगा, अंदर जो वाटर आ रहा है वो वॉल्स पे प्रेशर डाल रहा है, उसको क्या नाम दिया बेटा अपन ने, ट्रिगर प्रेशर नाम दिया। The pressure exerted by the protoplast due to the entry of water against the rigid cell wall is known as pressure potential, मतलब उसी को अपन pressure potential कह सकते हैं अपन।
ठीक है। अगर अपन बात करें आगे की तरफ कि आगे क्या चीज़ें होने वाली है, बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल द सेल डज नॉट रप्चर, सेल वॉल की वजह से सेल जो है रप्चर नहीं होता, वरना जिस हिसाब से प्रेशर पड़ रहा होता है तो सेल के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस हिसाब से टर्जिट सेल में भी अपन जो है वाटर एड अप कर रहे होते हैं। टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट सेल, मतलब ये जो एनलार्जमेंट हो रहा है यही ग्रोथ कराएगा प्लांट की, उसको विड्थ में बात करें कि अपन लेंथ में इन सब में हेल्प करेगा, किसके लिए, ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा बेटा। एक टॉपिक है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन बेसिकली एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है बेटा, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, किसकी हेल्प से, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं कौन, हाइड्रोफिलिक कॉलाइड्स जो होते हैं। हाइड्रोफिलिक कॉलाइड्स का मतलब जो वाटर लविंग कॉलाइड्स हैं इस नेचर के अंदर, वो अपनी सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब सरफेस पे होता है, एब्जॉर्ब पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्बेशन में क्या होता है, सिर्फ सरफेस फूलेगा, एब्जॉर्बेशन में पूरी बॉडी फूल जाएगी। यहाँ पे बेसिकली बात करें तो एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। ड्राई वुड को अपन पानी में भिगो के रखते हैं बेटा, बारिश के सीजन में जो अपने दरवाजे खिड़कियाँ हैं वो फूल जाते हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं बेटा। अपन बात करें तो प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द वुड इज इंपीरियस्टिक। अगर अपन बात करें तो पुराने ज़माने में जो आदमी था वो क्या करता था बेटा, उसको है ना टर्गर प्रेशर को जो बेसिकली बात करें यूज़ करता था, वो कैसे करता था इम्बाइबिशन को, दो चट्टान है, चट्टान के बीच में उसने थोड़ा सा कीला ठोका, वहाँ पे लकड़ी फंसाई, लकड़ी पानी दिया, दिन रात पानी दिया, और लकड़ी फूलेगी ना तो बेटा चट्टान को क्रैक कर देगी रॉक को क्रैक कर देगी, तो बेटा वो फिर पत्थर अपने काम में ले सकता है। समझ में आ रहा है। तो बस ये बात कर रही है अपन ने किसकी, इम्बाइबिशन एक बहुत प्रीहिस्टोरिक फिनोमेना है जो कि यूज होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्बाइबिंग कैपेसिटीज, हर किसी की इम्बाइबिंग कैपेसिटी बहुत अलग अलग होती है। प्रोटीन्स की बहुत हाई इम्बाइबिंग कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो यहाँ पे प्रोटीन्स या दालें जो है, बीन्स जो है वो जल्दी फूल जाते हैं बेटा एज कम्पेयर टू ग्रेन्स। दैट इज वाई प्रोटीनेशियस जो पी है वो बहुत जल्दी फूल जाती है एज कम्पेयर टू स्टार्ची व्हीट सेट्स। इम्बाइबिशन एक बहुत स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है बेटा, जो कि सीड को जर्मिनेट होने के हेल्प करता है। सीड जर्मिनेट कैसे होगा, जो आउटर सरफेस है सीड का वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और वो आउटर सरफेस ही फिर फट जाता है और फिर सीड जर्मिनेट कर पाता है। वाटर पोटेंशियल की अगर अपन बात करें बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइब इज एसेंशियल फॉर इम्बाइबिशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है इम्बाइबिशन की, ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है बेटा कि जो सरफेस है ऊपर का और जो वाटर है उनके बीच में ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है। मैंने ऑब्वियस सी बात बताई है कि मूवमेंट अगर नेचर के अंदर होगा तो ग्रेडियंट के थ्रू होगा, वरना नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इम्बाइबेंट जो होता है, इम्बाइबेंट का मतलब जो इम्बाइब कर रहा है, ठीक है, जो वाटर का सरफेस जो है बेसिकली जो वुड का सरफेस है वुड का, वो इम्बाइबेंट है, और जैसे ही वो इम्बाइब करेगा वाटर को तो फूल जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच में ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है कि भैया इसके पास तो वाटर ज़्यादा है बाहर सरफेस पे और इसके पास वाटर नहीं है बिल्कुल, तो यहाँ से वाटर निकल के एनवायरमेंट से कहाँ चला जाएगा बेटा, उस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ में तो रहा ना यार, तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात चल रही है यहाँ पे, ऐसी कोई सिंपल सी बात है। MCQs को डिस्कस करते हैं अपन इस टॉपिक के ऊपर बेटा। व्हेन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म सॉल्यूशन इट इज सेड टू बी, जब बाहर का जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो मोर डाइल्यूट होगा, मतलब ज़्यादा सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन बाहर होगी, वाटर ज़्यादा है बाहर, सॉल्यूट कम है, और अंदर की तरफ सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा बेटा, हाइपोटोनिक कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा, एसिडोनिक कहलाएगा, बहुत हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक कहलाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अपन बात करूं तो बाहर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या है, उसने लिखा हुआ है कि व्हेन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है सॉल्वेंट की और अंदर कम है सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाइपर है सॉल्यूशन। हर सर हाइपर तो आपने सॉल्यूट के लिए बोला था, पर यहाँ तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सर मतलब कैसा ही है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है बेटा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, हाइपोटोनिक को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। हाइपोटोनिक हम हाइपोटोनिक आंसर देना चाहते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं क्या स्थिति है। बिल्कुल सही आंसर, क्या बात है डियर बच्चों, हाइपोटोनिक बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल्स के क्या स्थिति होने वाली है, शायद यही क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है, वो ओह श्रिंक होगा, नॉर्मल रहेगा, स्वेल होगा, या फिर बर्स्ट हो जाएगा। सेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा,
मेरे हिसाब से सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसका मतलब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन, सर अभी पिछला क्वेश्चन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ही था, बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा था अंदर सॉल्वेंट कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो सर स्वेल होने की पूरी पूरी संभावना है। क्या संभावना है? स्वेल होने की पूरी पूरी संभावना है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, स्वेल होने की पूरी पूरी संभावना है। तो देखते हैं क्या स्थिति आती है। अपन ने लॉक कर दिया कंप्यूटर मास्टर, स्वेल को लॉक कर दिया जाए, देखते हैं क्या स्थिति आई है भाई। बिल्कुल स्वेल करेक्ट आंसर है, शाबाश मेरे बच्चों। यही में बस यही अपन को देखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की अपन बात करें, क्वेश्चन है प्लाज्मोलाइसिस अकर्स इन विच सॉल्यूशन, प्लाज्मोलाइसिस किस सॉल्यूशन के अंदर अकर होगा। प्लाज्मोलाइसिस फिनोमेना सर ऐसा है कि प्लाज्मोलाइसिस तो आपने बताया था सर कि बाहर सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन जो है बाहर के सॉल्यूट की ज़्यादा होनी चाहिए और अंदर सॉल्यूट की कम होनी चाहिए, मतलब अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होना चाहिए सर, तभी तो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, तभी तो सर श्रिंक होगा, तभी तो वाटर लॉस होगा, तभी तो प्लाज्मोलाइसिस होगा। तो सर वो सॉल्यूशन तो कौन सा है? वो सॉल्यूशन तो सर हाइपर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर, हाइपर सॉल्यूशन होगा, वो तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। कंप्यूटर मास्टर हाइपर को लॉक कर दिया जाए, देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सही आंसर है कि नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यही तो बात अपन को देखनी है यहाँ पे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये अपन ने जिक्र किया यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज का बेटा, और आगे का जो टॉपिक होगा आपका वो टॉपिक होगा प्लाज्मोलाइसिस और इम्बाइबेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपिरेशन टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर में, देखेंगे क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, और उसके बाद ही अपन आगे मूव करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेंगे अपन प्लांट्स के अंदर। तो बाकी बातें करेंगे अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।